हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सो यार, आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एक नए यूनिट की, जो कि है हमारा बिजनेस लॉ। जिसे कि तुम लीगल एस्पेक्ट पे बोल सकते हो, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स में सीयूईटी की बात करूँ या फिर किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम की, तो उसमें लॉ जैसा एक पर्टिकुलर यूनिट होता ही है, भले ही उसे अलग अलग भाषाओं से बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एस्पेक्ट्स कह लो, फिर उसी के अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स निकल कर आते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह लो तुम, फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कह लो, नेगोशिएबल गुड्स कह लो। वैसे ही आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उन्हीं में से एक एक्ट की, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखो, लॉ पढ़ने से पहले मैं थोड़ी एक बेसिक बातें तुम्हें समझा देना चाहूंगा कि जो लॉ है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा बहुत पेचीदा होता है, मींस कंफ्यूजिंग होता है। रियलिटी में जरा सुनना मेरी बातों को, कि ये बहुत ही आसान होता है, तुम्हें इसे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने होंगे, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं टेक्निकली डिफिकल्ट थोड़े होते हैं। मतलब टेक्निकल जार्गन्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो कि हार्ड वर्ड्स होते हैं, दिखने में हार्ड वर्ड लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वर्ड कहीं ना कहीं बहुत ही आसान होते हैं। तो उन्हीं सारी बातों पे हम लोग यहाँ पे ध्यान देने वाले हैं। आई होप तुम्हें स्लाइड्स वगैरह पूरी तरह से विजिबल होगी, यहाँ पे मेरी आवाज तुम तक पहुंच पा रही होगी। आज से हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। सो अगर चैनल पे नए हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, तो चैनल को यार सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए कि इस चैनल पे यूट्यूब पे तैयारी करवाई जाती है वेरियस एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा हमारे एग्जाम टाइम ऐप के बारे में, जिसे कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। इसके इसके अंदर वेरियस फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे फ्री लेक्चर्स, फ्री ऑनलाइन टेस्ट, नोट्स वगैरह मिल जाती हैं, लाइव क्लासेस के शेड्यूल्स मिल जाती हैं, पीवाईक्यूज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं स्टोर सेक्शन में, जिसे कि आप जाकर वहां से परचेज कर सकते हो। सो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता दूं, जो कि जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। तो देखना, जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहो तो नोट्स कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। देखो, मैं डिटेल में नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि डिटेल बातें तुमने बीकॉम में अपने जो 3 साल की तुम जर्नी करते हो, बेसिकली कहीं से भी तुम बीकॉम कर रहे हो, तो उसमें सेकेंड ईयर में लॉ हमें देखने को मिलता है, कहीं कहीं फर्स्ट ईयर में भी होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में ये सेकेंड ईयर में हमें देखने को मिलता है। तो अगर इसकी बात करें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली ये एक लॉ है जो कि किससे रिलेट करता है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है। हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको कि हम लोग यहाँ समझेंगे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 गवर्न्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। भारत में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर कॉन्ट्रैक्ट हो, एक प्रॉपर्टी सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर किसी काम को अंजाम देने का कॉन्ट्रैक्ट हो, बेसिकली वो गवर्न किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के द्वारा। अब हमें यहाँ पे समझना होगा, ये एक्ट कहीं ना कहीं तुम देख पा रहे हो कि 1872 में जब पास किया गया है, तो ये बहुत पहले लाया गया है। इट मींस ये ब्रिटिशर्स के द्वारा पास किया गया होगा, हम ये कह सकते हैं, मतलब अंग्रेजों के द्वारा बहुत पहले टाइम से ये चला आ रहा है एक्ट। तो एक्ट वाज पास बाय ब्रिटिश इंडिया एंड इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ। इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, चाहो तो याद रख सकते हो। ये एक्ट पूरे भारत में एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। बहुत जगह तुम्हें एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर दिखेगा, लेकिन इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे होगा। और एग्जैक्ट डेट की बात करूं, जो कि क्वेश्चंस में बन सकता है, सीयूईटी में देखने को मिलता है, तुम यहाँ पे याद रख लेना 1 सितंबर 1872। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे भारत में, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये एप्लीकेबल होगा। भारत के किसी भी कोने में जाकर तुम देख लो, ये लॉ काम करता तुम्हें मिलेगा। तो ये हो गए कुछ की पॉइंटर्स जहां से बेसिक क्वेश्चंस, लेमैन क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट की जो लैंग्वेज है, बेसिकली अगर मैं तुम्हें समझाऊं, जो लॉ की लैंग्वेज होती है, लॉ की जो लैंग्वेज होती है वो होती है टेक्निकल। तो इसे तुम्हें समझना होगा लेमैन लैंग्वेज में, मतलब जो कि हम लोग अपने डेली यूजेस, डेली लाइफ में, अपने बिजी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, उस भाषा में हमें इसे कहीं ना कहीं समझना होता है। सबसे पहले एक यहाँ पे मैं एक चार्ट से तुम्हें समझा दूं कि ये जो हम लोग एक्ट पढ़ने जा रहे हैं, लॉ के किसी भी एक्ट को तुम उठाकर देख लो, उसमें एक बेसिक क्लासिफिकेशन तुम्हें देखने को मिलेगा। सबसे पहले उस एक्ट के अंदर वेरियस चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, चैप्टर्स हो गए। अब उसके बाद हमारा सेक्शंस, सब सेक्शन, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, शेड्यूल्स, ऐसे करके सारी चीजें होती हैं। जैसे कि तुम देखते होगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो भी मैं बोलूंगा सेक्शन 1, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, फिर आ जाता है सब सेक्शन 1 बोल लो, ठीक है। तो इसी प्रकार से सब सेक्शन, सब क्लॉज, क्लॉज ऐसे इसी तरह से होते हैं। सब सेक्शन के बाद क्लॉजेज आ गए, उसके बाद फिर सब क्लॉजेज आते हैं।
तो ये क्या है बेसिकली एक्ट के अंदर क्लासिफिकेशंस होते हैं, जैसे चैप्टर्स कह लो, सेक्शंस कह लो, सब सेक्शंस कह लो, क्लॉजेस कह लो, सब क्लॉजेस एंड शेड्यूल्स होते हैं। शेड्यूल्स में कुछ लास्ट कह सकते हो समरी के फॉर्म में कुछ डेटाज होते हैं। तो ये हो गई बेसिक बातें। अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाने जा रहा हूँ, शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे कुछ बेसिक्स डेफिनेशन समझने होंगे। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारे सामने फिलहाल फर्स्ट स्क्रीन पे तुम्हें कितने डेफिनेशंस देखने को मिल रहे हैं यार, 6 डेफिनेशंस है। चलो अगर मैं तुम्हें नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखाऊं तो इधर तो नहीं है। चलो बेसिकली ये 6 डेफिनेशंस अगर तुम समझ जाते हो तो आगे के कुछ स्लाइड्स की जर्नी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले आता है प्रपोजल, आसान भाषा में समझते हैं, फिर टिपिकल लैंग्वेज को देखेंगे। मुझे ये मोबाइल फोन बेचना है तुम्हें, मैं क्या बोलूंगा, मेरा नाम है शिवम, तुम्हारा नाम है राहुल, ठीक है। मैं बोलूंगा राहुल भाई साहब आपको ये फोन परचेज करना है, मैं ये फोन आपको 10,000 में सेल कर दूंगा, मैं आपको 10,000 में दे दूंगा। दैट इज प्रपोजल। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इच्छा तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि क्या आपको ये फोन परचेज करना है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, दैट इज प्रपोजल। अगर तुम कह देते हो हाँ मैं ये फोन 10,000 के प्राइस पे परचेज करूंगा, दैट इज योर एक्सेप्टेंस। और जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो ये क्या बन जाती है, ये प्रॉमिस बन जाती है, तुम्हारी एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाती है। दूसरे भाषा में समझते हैं। फिलहाल देखो ये माउस है मेरे पास, हो सकता है तुम्हें ये विजिबल क्लियरली ना हो, चलो मैं दूसरी चीजों से तुम्हें समझाता हूँ। ये पेन की मैं बात कर लेता हूँ। ये पेन है राइट, डिजिटल पेन कह सकते हो बेसिकली। ये पेन मैं बेचना चाह रहा हूँ 1,500 रुपए में तुम्हें, तो दैट इज प्रपोजल। जब एक व्यक्ति सिग्निफाई कर रहा है अपने विलिंगनेस को, अपनी इच्छा को सामने वाले बंदे के सामने रख रहा है कि क्या तुम्हें ये चीज परचेज करनी है इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो ये चीज याद रखना, प्राइस मेंशन होता है यहाँ पे। तो ये क्या है, प्रपोजल है। मैं यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा हूं ना कि तुम इसे खरीदना चाहते हो या नहीं खरीदना चाहते हो, तो ये क्या है, प्रपोजल है। अगर तुम बोल देते हो हाँ यार मुझे खरीदना है, या फिर बोल दो नहीं यार मुझे तुम्हारा पेन पसंद बिल्कुल नहीं आया, मैं नहीं खरीदने वाला, या फिर ये तुम्हारा फोन मुझे 10,000 के प्राइस पे नहीं चाहिए, मान लो 5,000 में मुझे चाहिए, तो ये अलग सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। तो अगर उसी चीज को तुम लोग एक्सेप्ट कर लेते हो तो दैट इज योर एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें प्रपोजल की सेक्शन 2 सबसेक्शन ए के अकॉर्डिंग, ये याद रख लेना बेसिकली ये जो तुम टोटल देख रहे हो ना 5 डेफिनेशन, जिनमें से कि 6 डेफिनेशन है, 5 के यहाँ पे सारे सेक्शंस लिखे गए हैं, तो ये याद कर लेना, कोशिश करना याद करने की, क्योंकि पिछले साल मतलब लास्ट जो भी हुआ है जस्ट, इसमें सेक्शंस वगैरह देखने को मिले थे। तो कोशिश करना, जस्ट मैं नहीं बोलूंगा रट्टा मारने बैठ जाओ यार, जस्ट कोशिश करना कि थोड़ी बहुत बातें तुम्हें यहाँ पे याद होती जाए। तो प्रपोजल को डिफाइन किया गया, मैं एक बार क्लियर कर ले रहा हूं इसे। तो प्रपोजल को यहाँ पे डिफाइन किया गया, ध्यान से सुनना, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू, अपनी इच्छा रखता है, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। मतलब यहाँ पे किस व्यू से काम किया जा रहा है कि असेंट ऑब्टेन करना, तुम क्या चाहते हो बेसिकली वो ऑब्टेन करना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक मिनट थोड़ा सा छोटा और कर दूं। तो ये क्या है बेसिकली प्रपोजल। जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया मोबाइल फोन का, मैं यहाँ पे तुम्हारी इच्छा जानना चाह रहा हूं, मैं अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर कर रहा हूं, तुम्हारे सामने जाहिर कर रहा हूं कि यार मुझे ये फोन सेल करना है 10,000 रुपए में, क्या तुम इसे परचेज करना चाहोगे। तो ये क्या, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रपोजल दे रहा हूं तुम्हें। ये किस में बताया गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन ए में। वहीं अगर मैं बात करूं एक्सेप्टेंस की, तो जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया, अगर वो व्यक्ति सिग्निफाई कर देता है अपने एसेंट को, मतलब अपनी उस इच्छा को, उस रखे गए विलिंगनेस को वो एक्सेप्ट कर लेता है, उस प्रपोजल को एसेंट दे देता है, तो दैट इज एक्सेप्टेंस। और यही प्रपोजल जब टोटली एक्सेप्ट हो जाए, इसे हम लोग नाम देते हैं प्रॉमिस। समझ गए, देखना, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल देता है और सामने वाला व्यक्ति उसे उस प्रपोजल को एसेंट दे देता है, तो क्या कहा जाएगा कि प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया। और वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है वो बन जाता है प्रॉमिस। तो बेसिकली ये थे 2 डेफिनेशंस प्रपोजल्स और एक्सेप्टेंस के। अब यहाँ पे देख लो, जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है दैट इज पर्सन मेकिंग द प्रपोजल, जो व्यक्ति प्रपोजल दे रहा है वो प्रोमिसर हो जाता है, और जो व्यक्ति उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा है उसे हम नाम देते हैं प्रॉमिसी, क्योंकि यहाँ पे तुमने प्रॉमिस किया है कि तुम मेरा फोन खरीदने वाले हो 10,000 में। चलो यार समझ गए इस बात को, बेसिक सी छोटी सी बात थे यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन ई के अंदर। यहाँ पे बोला गया एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इन एन एग्रीमेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं एग्रीमेंट। तो यहाँ पे तुम्हें चीज समझनी होगी, कंसिडरेशन वर्ड इस्तेमाल हुआ, समथिंग इन रिटर्न, जैसे कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में,
लेकिन फिलहाल इतना बस याद रखो, कोई भी प्रॉमिस जब भी होता है उसमें यार कंसिडरेशन होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एग्रीमेंट कब बनेगा, जब सामने वाला व्यक्ति तुम्हें ऑफर देगा, प्रपोजल देगा, और उस प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट करोगे, तब इन दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है हमारा एग्रीमेंट। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज बेसिकली एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2G, जो एग्रीमेंट, वैसा एग्रीमेंट जो कि कानून के द्वारा इन्फोर्स ना किया जाए, जो एग्रीमेंट कानून के द्वारा इन्फोर्स ना किया जाए, मतलब डेली लाइफ में उस एग्रीमेंट को नहीं लाया जाए, लॉ उसे मना कर दे, लॉ उसे इनकार कर दे, तो वो क्या बन जाता है, वॉइड एग्रीमेंट। और अगर तुम पूछोगे कि भैया कॉन्ट्रैक्ट को किस एक्ट में डिफाइन किया गया है, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट को किस सेक्शन के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है, तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन H। अब यहां पे सुनना, ये जो एग्रीमेंट बना, एग्रीमेंट दो चीजों से मिलकर बना, ऑफर से प्लस एक्सेप्टेंस से, इन दो चीजों से बना। अगर इसमें एक चीज और लग जाए, दैट इज इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, मतलब कानून यहां पे परमिशन दे दे कि हाँ ये जो काम कर रहे हो आप, ये एग्रीमेंट है, ये सही है, कानून का एक ठप्पा लग जाए, तो ये बन जाता है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक चीज समझना होगा, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। हर एक एग्रीमेंट में, मेरी बातों को ध्यान सुनना, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि एग्रीमेंट में बस दो चीजें होती हैं, ऑफर और एक्सेप्टेंस। लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, क्योंकि अगर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बन पाएगा जब उसमें इन्फोर्सिबिलिटी लगेगी। किसकी इन्फोर्सिबिलिटी लगेगी, लॉ की। तो अगर उसमें लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी लग गई है, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट बना होगा। लेकिन हर एक एग्रीमेंट, क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है, नहीं हो सकता है किसी एग्रीमेंट को कानून परमिशन ना दे, इन्फोर्सिबिलिटी ना दे, तो वो एग्रीमेंट बनकर ही रह जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। तो बेसिकली तुम मेरी बातों को समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, जब एग्रीमेंट में कानून की इन्फोर्सिबिलिटी लगती है। समझ गए बेसिक बातें। नेक्स्ट यहां पे समझाया गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। एन एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स किया गया हो लॉ के द्वारा एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर और पार्टीज देयर, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर। मतलब बेसिकली एक व्यक्ति के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल है, दूसरे व्यक्ति के ऑप्शन पे वो इन्फोर्सेबल नहीं है, तो इसे हम लोग नाम देते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेसिक है, सब कुछ तुमने पढ़ रखा है अपने बीकॉम में, आई होप तुम्हें बातें क्लियर हो रही होगी यहाँ पे। अब चलो, जो बातें मैंने तुम्हें समझाई वही सेम बातें यहाँ पे रखी गई है। क्या हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, इज एवरी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नो, हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन लगनी चाहिए। एग्रीमेंट में अब बेसिकली समझना दो बातें होती हैं, दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन और लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे क्या बात की गई, लीगल ऑब्लिगेशंस का लगना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं, तो एन एग्रीमेंट गिविंग राइज टू सोशल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तुम समाज सेवा कर रहे हो, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दैट इज ICA 1872 के अंडर कवर ही नहीं हो रहा है। लेकिन अगर वैसा एग्रीमेंट जो कि कहीं ना कहीं लीगल ऑब्लिगेशन को राइज दे रहा है, जो तुम्हारी जिम्मेदारी हो रही है, तुम पे इन्फोर्सिबिलिटी लग रही है, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन के अंदर आ जाएगा, और वो ICA 1872 के अंदर आता है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूं सोशल ऑब्लिगेशन की, बेसिकली सोशल ऑब्लिगेशन एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में एग्रीमेंट होगा कि यार तुम मुझे, चलो एक वाइफ मान लो, फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है यार। हस्बैंड बोलता है ठीक है यार, आज मैं ऑफिस से आऊंगा तो तुम्हें मूवी दिखाने ले जाऊंगा, ऐसा बोलता है, ठीक है। और वो आता है उधर, बेचारा उधर से थका हुआ आता है, और वो बात उसके दिमाग से निकल जाती है। थका हुआ बेचारा आया है और वो खाना पीना खा के सो गया, उसे कोई कुछ टेंशन, कुछ याद रहा ही नहीं कि यार मूवी दिखाने भी ले जाना था, ऐसा। तो क्या यहाँ पे उस बंदे की वाइफ उस पर केस कर सकती है कि यार तुमने एग्रीमेंट फॉलो नहीं किया? तो यहाँ पे क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो यहाँ पे ICA अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये पर्टिकुलर सिचुएशन, ये पर्टिकुलर सिनेरियो ICA 1872 के अंदर कवर नहीं होती है। तो ये चीज बेसिकली याद रख लेना। एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, हर एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, लेकिन हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। समझ गए? क्योंकि एग्रीमेंट जो होते हैं सोशल भी हो सकते हैं। चलो, अब यहाँ पे डिफरेंस किया गया है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में, देखना जरा। When a proposal is accepted by the person to whom it is made with requisite of the consideration, उसको नाम दिया जाता है एग्रीमेंट। जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाए दूसरे व्यक्ति के द्वारा, समथिंग इन रिटर्न,
10,000 रुपये दोगे तुम मुझे मेरे फोन के बदले क्लास खत्म होने के बाद, तो दैट इज एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब इसी एग्रीमेंट में लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी लग जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, किसमें किसमें दो टर्म्स होते हैं बताइए जरा। दो टर्म्स होंगे हमारे एग्रीमेंट में, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में भी दो टर्म्स होंगे, दैट इज एग्रीमेंट एंड इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2E सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, और कॉन्ट्रैक्ट को 2H में डिफाइन किया गया। तो ये सारे सेक्शन छोटे छोटे याद रख लेना। चलो इसे एक बार रीड कर लेना। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हो जाते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहने के लिए, मतलब तभी माना जाएगा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कि वो वैलिड है। बेसिकली सबसे पहला जो आता है यहाँ पे हम उसे समझेंगे अंडर सेक्शन 10, मतलब जिसको कि क्लियरली सेक्शन 10 के अंदर मेंशन किया गया कि यार ये सारी बातें तो होनी चाहिए तभी जाकर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर और थोड़ा सा यहाँ पे हम समझे कि कुछ बातें पर्टिकुलर सेक्शन में तो मेंशन नहीं की गई है, मतलब सेक्शन 10 के अंदर तो मेंशन नहीं की गई है, लेकिन उसे माना जाता है, वो एक एसेंशियल एलिमेंट होता है। ठीक है, चलो समझते हैं उसे। देखो सेक्शन 10 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्रीमेंट होना जरूरी है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। फ्री कंसेंट, बेसिकली फ्री कंसेंट होता क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है कोई भी काम किसी के दबाव में आकर ना किया जा रहा हो, अपने इच्छा अनुसार तुम कंसेंट दे रहे हो। मैं तुम्हें धमकी दूंगा कि यार मेरा फोन तुम ले लो, मतलब तुम 10,000 में ले लो, अगर नहीं लेते हो तो बाहर में मैं तुम्हें उठवा लूंगा। बेसिकली दैट काइंड ऑफ धमकी कह लो, समझ लो। तुम मेरा फोन लो, नहीं तो आगे तुम देख लेना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हें प्रेशराइज कर रहा हूँ कि तुम मेरे फोन को परचेज करो ही। तो ये फ्री कंसेंट में नहीं आएगा। तो फ्री कंसेंट बेसिकली कोई भी तुम पे दबाव ना हो, कोई भी प्रेशर ना हो, मैं तुम्हें फ्रॉड तुम्हारे साथ ना कर रहा हूँ, समझ गए ना, बस बात खत्म। नेक्स्ट आता है कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी। थर्ड पॉइंट है सेक्शन 10 के अंदर बताया गया इसे कि कंपिटेंसी, जो भी व्यक्ति, दो पार्टीज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब दोनों ही बंदा कंपिटेंट होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए। समझेंगे, एक एक टर्म को यहाँ पे हम लोग आगे उठाएंगे। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पैसा, लीगल ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए उसके बाद, और वो वॉइड नहीं होनी चाहिए, मतलब इलीगल, बेसिकली तुम कह सकते हो कानून के द्वारा रिजेक्टेड ना होना चाहिए। नॉट गिवन अंडर सेक्शन 10, कुछ बातें सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन उसे बोला गया है कि ये एक एसेंशियल होते हैं। जैसे दो पार्टी का होना, अकेले के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे नहीं ना, मिरर के सामने यहाँ पे मैं बैठ जा रहा हूँ, बोलूंगा यार मैं तुमसे तुम्हें ये 10,000 का फोन बेच रहा हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कोई लॉजिक है इस बात का? नहीं। इंटेंशन होना चाहिए कि लीगल रिलेशनशिप बनेगा दोनों के बीच, सोशल रिलेशनशिप नहीं, हस्बैंड वाइफ रिलेशन नहीं। लीगल फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरी करेंगे, और सर्टेनिटी समझेंगे कि जो भी काम किया जा रहा है वो सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। सर्टेन बेसिकली, अब तुम ऐसा तो नहीं ना बोलोगे कि जाके चांद तारे मेरे लिए तुम तोड़ कर लाओ, दैट इज वेग। और पॉसिबल होना चाहिए उसे परफॉर्म करना, पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी बातें एक एसेंशियल एलिमेंट्स को फॉर्म, मतलब दीज आर बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझ के आगे बढ़ते हैं। चलो अब हर एक चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि एटलीस्ट दो लोग होने चाहिए, ऑफर होना चाहिए, प्रपोजल देना चाहिए एक पार्टी के द्वारा, सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। अच्छा, कंपिटेंट समझते हैं, दैट इज कैपेसिटी, सेक्शन 11 में इसे डिफाइन किया गया है। जो भी पार्टीज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे होंगे, सबसे पहले ये समझकर चलो कि वो कंपिटेंट होना जरूरी है, मतलब 18 प्लस होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ना कि माइनर। माइनर होगा तो नहीं चलेगा यार, दिक्कत हो जाएगी। साउंड माइंड का होना चाहिए, दिमागी हालत उसकी सही होनी चाहिए, साउंड माइंड को भी आगे हम लोग समझेंगे। और किसी भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी कानून उसे डिस्क्वालीफाई ना कर रखी हो किसी भी एग्रीमेंट या बेसिकली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? देयर शैल बी फ्री कंसेंट बिटवीन द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे इन्वॉल्व है उनका कंसेंट फ्री होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कंसेंट फ्री कब नहीं माना जाएगा, डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लो। कोर्जन यहाँ पे हमें देखना होगा, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया हमारा, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। अगर ये 5 केसेस होते हैं, बेसिकली 5 है, हाँ 5 ही है, ये 5 केसेस होते हैं तो उस वक्त पे बोला जाएगा कि कंसेंट फ्री नहीं है। कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, आगे समझते हैं। आगे क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे एक लीगल रिलेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड प्रॉमिसिंग हिज वाइफ टू बाय हर अ नेकलेस ऑन ओकेजन ऑफ हर बर्थडे। ये बर्थडे
कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बेसिकली डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ गया। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए परफॉर्मेंस की। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ए यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है बी को कि वो जादू से, अपने मैजिक से बारिश लेकर आएगा। दैट इज नॉट परफॉर्मेंस। लीगल फॉर्मेलिटीज यार तुम लोग यहाँ पे फुलफिल करोगे ही। समझ गए चीज? आई होप चीजें तुम्हें यहां तक तो क्लियर हुई होंगी। नोट्स यार लर्न करते रहो। अभी आगे और भी बातें कुछ समझाऊंगा। 1 मिनट। चलो, सारी चीजें सही हैं, ऑफर स्टार्ट करेंगे। आई होप तुम्हें चीजें अभी तक समझ आ रही है। देखो यार, डाउट रहता है तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर तुम्हें देखने को मिल रहा है, इस पे तुम अपने डाउट शेयर कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करवाई जाती हैं। चलो, ऑफर की अगर बात करें तो ऑफर को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2A। जब एक व्यक्ति, when one person signifies another is willing to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, उसे क्या नाम दिया जाता है? प्रपोजल। क्या बोला था? फोन खरीदोगे 10,000 में, दैट इज प्रपोजल ऑफर, सेक्शन 2A। समझ गए? ज्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, वहां सब कुछ समझा रखा है। अब यहां पे हमें समझना होगा कि ऑफर कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली ऑफर को यहाँ पे बाइफरकेट किया गया है टोटल 7 पार्ट्स में, एक एक समझना है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट है हमारा जनरल ऑफर, दूसरा है स्पेसिफिक ऑफर, तीसरा है एक्सप्रेस ऑफर, फोर्थ इम्प्लाइड, पांचवा काउंटर ऑफर, छठा है हमारा यहाँ पे क्रॉस ऑफर हो जाता है, सातवां हो जाता है स्टैंडिंग ऑफर। बेसिकली समझ पा रहे हो मेरी बातों को? तो ये 7 ऑफर समझने हैं हमें। जनरल ऑफर, इट इज एन ऑफर टू द होल वर्ल्ड। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को ना करते हुए एक ऑफर रिलीज किया गया, तो दैट इज सभी के लिए वो ऑफर तुम यहाँ पे लेकर आ रहे हो। तुमने एक पैम्पलेट चिपका दिया कि जो ये काम करेगा मैं उसे 10,000 रुपए दूंगा, जो इस चोर को पकड़ेगा 10,000। पुलिस वाले इनाम रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट इनाम रखती है कि जो इस क्रिमिनल को पकड़ लेगा, जो इस क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, उनको इतना रुपए इनाम। दैट इज जनरल ऑफर। किसी पर्टिकुलर बंदे को यहाँ पे नहीं, पर्टिकुलर बंदे को यहाँ पे ये ऑफर नहीं दिया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड को, पूरे सोसाइटी को, पूरे कम्युनिटी को यहाँ पे ऑफर दिया जा रहा है। दैट इज जनरल ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर की अगर मैं बात करूं तो ये ऑफर किया जाता है पर्टिकुलर पर्सन, किसी गिने चुने व्यक्ति को, या फिर किसी गिने चुने ग्रुप ऑफ पर्संस को। मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, किसी अकेले बंदे को, या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस को, मतलब 2-4 बंदे होंगे या 10, 15, 20, 25 बंदे होंगे। दैट इज स्पेसिफिक ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर की अगर मैं बात करूं तो वैसे ऑफर जो कि या तो ओरल हो या तो लिखित में हो, दैट इज एक्सप्रेस। इम्प्लाइड क्या होता है सर? बेसिकली तुम्हें कहूं तो, अगर मैं समझाऊं लेमन लैंग्वेज, सबसे पहले समझ लो बाय कंडक्ट और जेस्चर। इशारों और इशारों में तुम बात कह जाते हो अपनी। फॉर एग्जाम्पल, अपने दोस्त से तुम बात कर लेते हो क्लास में इशारों में, या फिर मैं तुम्हें जस्ट एक बेसिक एग्जाम्पल दूं चाय की टपरी का। तो अगर तुम डेली चाय पीने वालों में से हो, टपरी पे जाकर, घर में नहीं बनाते हो, तुम खुद से चाय नहीं बनाते हो, तो तुम जाते हो, बोलते हो भैया एक, दैट इज, अब इसे कुछ लोग पैक कंसिडर कर लेंगे, नहीं यार मैं यहाँ पे चाय के कुल्हड़ की बात कर रहा हूँ, चाय के टपरी पे जाकर एक चाय की बात कर रहा हूँ। तो ये दैट इज क्या है? जेस्चर है। यहाँ पे मैं चाय वाले भैया को बोल रहा हूँ भैया एक चाय दे देना। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं? अपने कंडक्ट बाय जेस्चर पार्टीज। अच्छा, दूसरी चीज मैं तुम्हें समझाता हूँ। रोड पे चल रहे हो, ऑटो रिक्शा वाला जा रहा है, तुमने हाथ दिया, रुक गया ना, रुक गया ना, दैट इज क्या है? कंडक्ट और जेस्चर। तुम्हारे इशारों में बेसिकली वो रुक जा रहा है, दैट इज इम्प्लाइड ऑफर। काउंटर ऑफर की अगर मैं बात करूं तो काउंटर ऑफर क्या होता है? व्हेन अ पर्सन टू हुम द ऑफर इज मेड डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर, ही काउंटर्स द कंडीशन, दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। मतलब मैंने तुम्हें ऑफर दिया, उसके अगेंस्ट तुमने मुझे एक और उस पर कंडीशन रख डाला, दैट इज क्या है? कंडीशन ऑफ, दैट इज काउंटर ऑफर। लेकिन अब यहाँ पे समझना, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर में डिफरेंस है। क्रॉस ऑफर बेसिकली क्या है? व्हेन 2 ऑफर्स ऑफ सेम टर्म्स एंड कंडीशन क्रॉस ईच अदर एट द सेम टाइम। 2 फोन्स तो नहीं दिखा सकता हूं, मैंने एक फोन दिया, तुमने बोला यार मेरे पास भी फोन है, चलो दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट इज क्रॉस ऑफर। सेम काइंड ऑफ चीज, सेम टर्म्स एंड कंडीशन वाली चीज एक दूसरे को क्रॉस कर दे रही है, ये है क्रॉस ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर क्या है? एन ऑफर इज स्टैंडिंग ऑफर इज इंटेंडेड टू रिमेन ओपन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि कल शाम 12 बजे तक ये ऑफर एक्टिव है, कल परसों 2 बजे तक ये ऑफर एक्टिव है, या फिर महीने के 10 तारीख तक ये ऑफर एक्टिव है, दैट इज स्टैंडिंग ऑफर। तो ये 7 प्रकार के ऑफर्स होते हैं जिसे कि तुम्हें लर्न करने होंगे। अब यहाँ पे दे रखा है एसेंशियल्स। एसेंशियल्स को हम लोग यहाँ समझेंगे। 1 मिनट, चलो। अब यहाँ पे क्या बोला गया कि एसेंशियल्स ऑफ ऑफर जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। ये चीज मैंने तुम्हें समझा दिया।
ऑफर स्पेसिफिक भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जो ऑफर दिया जा रहा होगा वो एक लीगल रिलेशन क्रिएट करेगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लो मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट किया, ठीक है, डिनर पे मैंने तुम्हें इनवाइट किया और उस इनविटेशन को मैंने बोल दिया यार आज रहने दो, कल रखते हैं, एक्सटेंड कर दिया मैंने उस इनविटेशन को। तो यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं हो रहा है ना, सोशल काइंड ऑफ सोशल है ये। ऑफर क्लियर होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए, मतलब कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि ए, यहाँ पे ए भाई साहब ऑफर कर रहे हैं कि वो बी को फ्रूट्स बेचेंगे 5,000 रुपए के। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर सिंस व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट्स फॉर द स्पेसिफिक क्वांटिटीज आर नॉट मेंशन। यहाँ पे कोई क्वांटिटी तुमने यार मेंशन ही नहीं करा कि कितने फ्रूट्स हैं, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितने हैं तुम, ये तो क्लियरली मेंशन करो। यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन रखा जा रहा है। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू दी ऑफरी। नो ऑफर कैन बी एक्सेप्ट द प्रपोजल विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑफर। यहाँ पे केस लॉ भी था, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। यहाँ पे मैं तुम्हें केस लॉ डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो लॉ पढ़ाते ही जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी। तो क्या बोला गया, ऑफरी के नॉलेज में होना चाहिए। ऑफर कैन नॉट कंटेन ए नेगेटिव कंडीशन, कोई कंडीशन उस पर नहीं लगनी चाहिए। जैसे कि द नॉन कंप्लायंस ऑफ द एनी टर्म ऑफ द ऑफर कैन नॉट लीड टू ऑटोमेटिक एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। फॉर एग्जाम्पल, ए ऑफर्स टू सेल हिज काउ टू बी फॉर 5,000। इफ द ऑफर इज नॉट रिजेक्टेड बाय द मंडे इट विल कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेड। तो ये वैलिड नहीं है। मैंने तुम्हें क्या बोला कि यार तुम 10,000 का फोन ले लो, ठीक है, अगर तुम मुझे इस संडे तक ये क्लियर नहीं करते हो कि तुम फोन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, तो मैं मान लूंगा कि तुमने फोन ले लिया, ठीक है, तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या निगेटिव कंडीशन है बेसिकली, इसे एक वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। A mere statement of intention is not an offer. Thus, a person who attended the advertised place of auction could not sue for the breach of contract if the auction is cancelled. क्या बोला जा रहा है, ए पर्सन हु अटेंडेड द, जिन्होंने अटेंड किया एडवर्टाइज प्लेस को, प्लेस ऑफ ऑक्शन को, वो श्यू नहीं कर सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है या ऑक्शन कैंसिल हो जाता है। ऑफर को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना होगा, डिस्टिंग्विश करना होगा तुम्हें फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर से। चलो, ये बेसिकली क्या हो गई हमारी, ये हम बात कर ले, हम लोगों ने कर लिया ऑफर के बारे में, हम लोग ने यहाँ पे जानकारी ले ली। इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बोर हो। लॉ यार थोड़ी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट हो जाती है, बोरिंग वाली कैटेगरी में चली जाती है। तो आसान लैंग्वेज में आराम आराम से धीरे धीरे हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग कवर अप करेंगे। सो एंड करते हैं आज के इस लेक्चर को। हार्डली 30 मिनट का लेक्चर है, आसान से, बहुत ही आसानी से तुम कंप्लीट कर लोगे। नोट्स वगैरह चाहो तो प्रिपेयर कर लेना, मैंने कोशिश किया नोट्स को शॉर्ट रखूँ। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।